हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान का चौथा पाठ सदियों में पोषण पढ़ेंगे। पोषण क्या है? कुपोषण क्या है? कुपोषण कभी कभी हमने देखा है, छोटे छोटे बच्चे जो उनका आगे का पेट बहुत सारा निकला रहता है और हड्डियां, उनके हाथ पैर बहुत दुबले पतले रहते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि ये कुपोषण का शिकार है, यानी उनको पोषित होने के लिए सब चीज़ें जो हो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, यानी पोषण उनका बराबर नहीं हुआ। तो पोषण क्या है? पोषण न्यूट्रिशन क्या है? सजीवों द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। ये पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? कार्य करने हेतु ऊर्जा की आपूर्ति करना। ये जो पोषण जो है, इससे हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। शरीर की वृद्धि और विकास होता है। कोशिकाओं की छीजन दूर करना और ऊतकों की देखभाल करना। बीमारियों का प्रतिकार करके शरीर को रोगों से बचाना। अब इसमें जो है स्वयं पोषी पोषण भी है और परपोषी पोषण है। कुछ सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं। पोषण की इस विधि को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण क्या है? पोषण की जिस विधि में एक सजीव को अन्य सजीवों जैसे वनस्पति या प्राणियों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। पोषण के बारे में और हम पढ़ेंगे। सजीवों में कुछ जीवन प्रक्रियाएं निरंतर चलती हैं रहती हैं। अपने शरीर की वृद्धि एवं उसे स्वस्थ रखने हेतु जिन पदार्थों के पाचन, डाइजेशन और स्वांगीकरण, एसिमिलेशन से ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम अन्न पदार्थ कहते हैं। अन्न पदार्थ को हम खाते हैं, शरीर में जाता है, उसका पाचन होता है, उसी से हमारा पोषण शुरू होता है। भोजन से हमें विभिन्न प्रकार के अन्य घटक प्राप्त होते हैं। अन्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्वों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। बृहद पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो शरीर को कार्बोज पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ और प्रोटीनों की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है, जबकि खनिज, लवण युक्त पदार्थ और जीवन सत्वों की मात्रा जो है थोड़ा कम मात्रा की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि स्वयं पोषी वनस्पतियां यानी स्वयं पोषी पोषण क्या है। अभी हमने देखा, तो स्वयं पोषी वनस्पतियां कौन सी हैं? जो स्वयं पोषी हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहती हैं। वनस्पतियां अपना अन्न कैसे तैयार करती हैं? तो वनस्पतियों ये जानने के लिए हम देखेंगे, वनस्पतियों को भी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं, छोटा पौधा लगाते हैं, वो बड़ा होते जाता है, उसके पौधे पत्तियां सब हरे भरे रहती हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। तो ये सब होने के लिए भी उनको पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार करते हैं? वनस्पतियां जमीन में स्थित पानी, पोषक तत्व और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पर्णहरित, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की सहायता से पत्तियों में भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये जो है पौधा है, ये जड़ है। जड़ पौधे के क्या का काम करता है कि जमीन के अंदर से खनिज, पानी, लवण सबको जड़ अवशोषित करके तने में भेजती है। तने के द्वारा वो पत्तियों में पहुंचता है। तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरी में होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर सूर्य प्रकाश को लेकर के ये अपना भोजन तैयार करते हैं और उसके द्वारा पूरे पौधे में वो प्रवाहित किया जाता है। फिर उसमें से ऑक्सीजन, पत्तियों में से ये जो भोजन बनाती हैं पत्तियां, उसी समय ऑक्सीजन भी निकलता है, जिसका उपयोग सांस लेने में मनुष्य करते हैं, सजीव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, प्रकाश का ऊर्जा, पर्णहरिम सबको मिलकर के
ये जो वनस्पतियां बनाती हैं तो अन्न और ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमको देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करती हैं प्रजनन के द्वारा और हमें अन्न के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। वनस्पतियां प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती हैं। प्रकाश की ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करती हैं और इस ऊर्जा का भंडारण भोजन के रूप में भी करती हैं। जड़ जमीन से पानी और लवणों को अवशोषित करती है। तना पानी और क्षार को पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों में स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा हवा की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। इन छिद्रों को पर्णरंध्र स्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों के हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित होता है। यह सूर्य प्रकाश अवशोषित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है, निकलता है, जो कि हमें प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों एवं वनस्पति के अन्य हरे अंग जैसे हरे तने, हरे टहनियों में भी होता है, क्योंकि इनमें भी पर्णहरित होता है। वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है तो हम देखेंगे कुम्हड़ा की लता का एक टुकड़ा लेकर के उसमें 2-3 पत्तियां हो, उसके तनों का निचला भाग चाकू से काटकर पानी में काट दो। बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें स्याही की 7-8 बूंदें डाल दो। लता को पानी में खड़ी स्थिति में रखो और उसमें होने वाले बदलाव का निरीक्षण करो और चर्चा करो। तो इस तरह आपको मालूम पड़ेगा कि वनस्पतियों के अंदर कैसे परिवहन होता है। वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी, इस तरह से 2 परिवहन व्यवस्था होती है। ये दो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ये जो है ब्लू कलर में जलवाहिनी है और ये नारंगी जो कलर है ये रसवाहिनी है, गुलाबी कलर जो है। तो यहाँ से ये जलवाहिनी ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर यही भोजन के रूप में, रस के रूप में होकर के नीचे आ रहा है। तो वनस्पतियों में जलवाहिनी और रसवाहिनी के रूप में 2 परिवहन व्यवस्थाएं होती हैं। जड़ों से पानी और लवण वनस्पति के अन्य सभी ऊपर के अंगों तक पहुंचाने का काम जलवाहिनियां करती हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में तैयार हुआ अन्न, शर्करा, अन्न घटक वनस्पति के अन्य भागों के उपयोग और भंडारण हेतु लेकर जाने का कार्य रसवाहिनियां करती हैं। इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था होने पर भी वनस्पतियों में स्वतंत्र पाचन संस्थान और उत्सर्जन संस्थाएं नहीं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वनस्पतियां कार्बोज पदार्थ बनाती हैं। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कार्बोज पदार्थ बनते हैं। प्रथिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनते हैं। प्रथिन तैयार करने में आवश्यक नाइट्रोजन वनस्पतियां कहां से प्राप्त करती हैं तो हम देखेंगे हवा में नाइट्रोजन गैसीय रूप में होती है, परंतु यह गैसीय नाइट्रोजन वनस्पतियां अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इसलिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होना अर्थात यौगिक में रूपांतरण होना आवश्यक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जैविक तथा वायुमंडलीय इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होगा? इस पद्धति में 2 प्रकार के सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव द्विबीजपत्री फलीदार वनस्पतियों की जड़ों पर स्थित गांठों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव हवा की नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं और उसका रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। इन मिट्टी के एजेक्टोबैक्टर सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक में करते हैं। नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण कैसे होता है देखेंगे। बारिश के मौसम में जब आकाश में बिजली चमकती है तब हवा की नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग होता है, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है।
इस नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाता है और उसका रूपांतरण नाइट्रिक अम्ल में होता है। यह नाइट्रिक अम्ल वर्षा के जल के साथ जमीन पर आ जाता है। इस अम्ल का जमीन के विविध खनिजों के साथ अभिक्रिया होकर के क्षार में रूपांतरण होता है। इस यौगिक रूप नाइट्रोजन का उपयोग वनस्पतियां अपनी वृद्धि के लिए करती हैं। सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण क्या है? सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन क्या है? दो या अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है। इसे ही सहजीवी पोषण कहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। वनस्पति फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है एवं फफूंदी वनस्पति की जड़ों को लवण तथा पानी उपलब्ध कराती है। शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। कवक शैवाल को रहने का स्थान, पानी एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल कवक को प्रकाश संश्लेषित अन्न देता है। इस सहसंबंध से बनने वाली सहजीवी वनस्पति को पत्थर फूल कहते हैं, लीचेन कहते हैं। परपोषी वनस्पतियां क्या हैं? जिसका दूसरे के ऊपर जो आधारित होती हैं उन्हें परपोषी वनस्पतियां कहते हैं। परपोषी वनस्पतियों में पर्णहरित नहीं होता है। परपोषी वनस्पतियां कैसे अपना जीवन यापन करती हैं? तो फिर वे अपना जीवन यापन कैसे करती हैं, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती हैं, इसे हम देखेंगे। हमने देखा है कि बड़े वृक्ष की शाखाओं पर लपटी हुई पीले रंग की रस्सी नुमा वनस्पति जिसके पत्ते नहीं है, वो हमने देखा है। उस लता का नाम क्या है? तो उसका नाम आपको बताना है। तो जिन वनस्पतियों की अन्य सजीवों के शरीर में या शरीर पर वृद्धि होती है, उन सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करती है, उन्हें परजीवी पैरासिटिक वनस्पतियां कहते हैं। उदाहरण के लिए वृक्षादनी, अमरबेल। तो जो पीले पीले रंग के जो आप देखते हैं लता के जैसा, ये अमरबेल होते हैं। ये अपना भोजन जिस वृक्ष पे रहते हैं उन्हीं से प्राप्त करते हैं। तो पर्णहरित न होने के कारण अमरबेल पूरी तरह से आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर होती है, इसलिए उसे संपूर्ण परजीवी वनस्पति कहते हैं। पादपों पर बढ़ने वाली वृक्षादनी को भी आपने देखा होगा, वह भी इसी तरह उसी पर आधारित होती है। कीटभक्षी वनस्पतियां। कीटभक्षी वनस्पतियां क्या है? कुछ वनस्पतियां कीटकों का भी भक्षण करती हैं, उनके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करती हैं। ये जो है जानते हैं, पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। ये वनस्पतियां प्रमुख रूप से नाइट्रोजन के यौगिकों के अभाव वाले पानी या जमीन में पाई जाती हैं। ड्रासेरा बर्मानी कीटभक्षी यह वनस्पति है। इस वनस्पति की रचना किसी फूल की तरह होती है, जो चित्र में दिख रहा है, और इसकी पत्तियां आकर्षक, तो इसकी वृद्धि जमीन के लगभग सट कर होती है। इसकी पत्तियां आकर्षक और लाल होती हैं और इसकी कोरों पर महीन रेशेदार तंतु होते हैं। इन तंतुओं पर कीटकों को आकर्षित करने वाले चिपचिपे द्रव की बूंदें होती हैं। सन 1737 में श्रीलंका के जोहान्स बर्मन नामक वैज्ञानिक ने इस वनस्पति की खोज की थी, इसलिए उनके सम्मान में इस वनस्पति का नाम ड्रासेरा बर्मानी है। अब हम देखेंगे मृतोपजीवी वनस्पति। मरे हुए जानवरों से ये जो है वनस्पतियां अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, इसको देखेंगे। सजीवों के सड़े हुए मृत अवशेषों पर निर्भर रहने वाली वनस्पतियों को मृतोपजीवी वनस्पति कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कुकुरमुत्ते, फफूंदी, कवक और खमीर ईस्ट मृत अवशेषों पर जीवित रहने वाली वनस्पतियां हैं। मृत अवशेषों पर गिरने वाले फफूंदी के पाचक रस से इन अवशेषों के कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। फफूंदी इस विघटन से तैयार होने वाले द्रावण को अवशोषित कर पोषक द्रव्य प्राप्त करती है।
कुछ फफूंदियों के कारण अन्न दूषित होता है तथा विभिन्न प्रकार के रोग भी होते हैं, बीमारियां भी होती हैं। लेकिन खमीर, इष्ट तथा कुछ कुकुरमुत्ते उपयोगी भी होते हैं। कुछ कवकों में औषधि गुणधर्म पाए जाते हैं। इष्ट नामक किण्व डबल रोटी बनाने और खट्टापन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाता है। तो कुकुरमुत्ते में जीवन सत्व और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि उपयोगी भी है। वनस्पतियों के पोषक द्रव्यों के कार्य और अभाव का परिणाम क्या होता है, इस चार्ट में दिखाया गया है, उसको देखेंगे। यहाँ पर पोषक तत्व है, उनके कार्य क्या है, अभाव के कारण होने वाले परिणाम क्या है, तीन भागों में लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। नाइट्रोजन की पोषक तत्व न होने पर क्या होगा, इसका काम क्या है, प्रथिन, पर्णहरित और कोशिका द्रव्य इनका महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर इनका अभाव है तो क्या होगा, वनस्पतियों के वृद्धि में रुकावट हो जाएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। फास्फोरस, इसका काम क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। इनके अभाव में क्या होता है, समय से पहले पत्तियों का झड़ना शुरू हो जाता है, फूल लगने में देरी होती है, जड़ों की वृद्धि में रुकावट होती है, जड़ें कम बढ़ती हैं। पोटेशियम, इसका काम क्या है, उपापचय क्रिया के लिए यह आवश्यक होता है। अगर कमी है तो क्या होगा, तना सकरा हो जाएगा, पत्तियां मुरझाने लगेंगी, कार्बोज पदार्थ तैयार नहीं होगा। मैग्नीशियम क्या करता है, पर्णहरित तैयार करता है। अगर ऐसा नहीं है, मैग्नीशियम की कमी है तो क्या होगा, पौधों में उनकी वृद्धि धीमी गति से होगी, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। लौह का काम क्या है, पर्णहरित तैयार करना। अगर इसकी कमी है तो पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाएंगी। मैंगनीज, इसका काम है प्रमुख संप्रेरक पदार्थों की निर्मित करना। अगर इसकी कमी है तो वृद्धि में रुकावट होगी, पत्तियों में दाग लगना शुरू हो जाएगा। जिंक की कमी होगी तो क्या होगा, संप्रेरक तथा इनके घटकों की निर्मित करना इनका काम है। अगर इनकी कमी है तो वृद्धि में रुकावट हो जाएगी, पत्तियां पीली हो जाएंगी। अब देखेंगे प्राणियों में पोषण। प्राणियों में कैसे पोषण होता है, प्राणियों में पोषण की संकल्पना के अंतर्गत शरीर के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, अन्न ग्रहण करने की पद्धति और शरीर में होने वाले उसके उपयोग का समावेश होता है। अन्न में पाए जाने वाले विविध पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इनका क्या उपयोग है, ये हम देखेंगे। सभी शारीरिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए आवश्यक तत्व भोजन से ही हमें प्राप्त होते हैं। रक्त द्वारा इन घटकों की शरीर के सभी अंगों की आपूर्ति की जाती है। हमारा ग्रहण किया हुआ भोजन उसी स्वरूप में रक्त में नहीं घुलता है, इसलिए अन्न का रूपांतरण रक्त में अवशोषित हो सकने वाले घुलनशील घटकों में होना आवश्यक है। तो प्राणियों की पोषण क्रिया में भोजन ग्रहण से लेकर उत्सर्जन तक सभी विविध सोपान शामिल हैं। अब पोषण के कौन कौन से सोपान हैं देखेंगे। पहला है अन्न ग्रहण करना, इंजेशन, शरीर द्वारा भोजन को पहले ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करना। पाचन, इसके बाद आता है उसको डाइजेशन करना, पाचन करना। तो भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। अवशोषण, ऑब्जर्वेशन, पाचन के उपरांत तैयार हुआ घुलनशील पदार्थ का रक्त में अवशोषित होना, यह अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन क्या है, अवशोषित घुलनशील पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा निर्मित करना। उत्सर्जन, इजेशन क्या है, अपचित तथा अशोषित अन्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, ये उत्सर्जन है। हम कुछ प्राणियों को देखे हैं, उनको कैसे अपना भोजन करते हैं। जैसे गाय है, गाय क्या खाती है, तो गाय घास खाती है, और कैसे खाती है, मुंह से वो निगलती है, बाद में उसको जुगाली करती है। मेढक अपने भक्षक को निगल जाता है, देखा होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग देखेंगे, प्राणी अलग अलग तरीके से अपना भोजन करते हैं। कभी कभी खुरचना, चुगलाना, चूसना, अनेक प्रकार की विधियों से प्राणी भोजन ग्रहण करते हैं। हम देखेंगे कि अमीबा जैसे एक कोशी सजीव अपना भोजन कैसे करता है, कैसे ग्रहण करता है।
अमीबा में हाथ मुंह जैसे अंग नहीं होते हमारे जैसे। यह एक कोशी सजीव है। यह अपने शरीर अर्थात कोशिका के किसी भी पृष्ठभाग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकता है। वह भोजन के कण को चारों ओर से घेर कर उसे अपनी कोशिका में समाविष्ट करता है। इसके बाद भोजन के कण पर प्रकीर्णों की क्रिया द्वारा उससे जिससे उसका की पाचन होता है। भोजन का अपचित भाग वहीं छोड़कर अमीबा छद्मपाद कूटपाद की सहायता से संचारण करता है। अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम जैसे एक कोशी सजीवों में पोषण संबंधी क्रियाएं उनकी कोशिका द्वारा ही होता है। अब बहुकोशिकी प्राणियों को देखेंगे। बहुकोशिकी प्राणियों द्वारा प्राणी जो होते हैं मुंह द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। कीटकों में भोजन ग्रहण करने के लिए मुखावयव होते हैं। मुख में उनको एक अवयव होता है। उदाहरण के लिए तिलचट्टे और टिड्डी जैसे कीटक जो होते हैं, कुरतने वाले कीटक हैं। जबड़े जैसे मुखावयव जबड़े का उपयोग करते हैं उनका भोजन के लिए। तितली नली जैसी सूंड का उपयोग करती है अपना भोजन ग्रहण करने के लिए। मच्छर और खटमल सुई जैसे इनके मुंह में रहता है, उससे वो चुभने या काटने का काम करते हैं और रक्त को चूसते हैं। कुछ प्राणी है अलग अलग तरीके से अलग अलग भोजन करते हैं। शेर है, लोमड़ी है, गिद्ध है, ये मांसाहारी प्राणी है। ये जो है गिलहरी है, हिरन है, तोता है, ये जो है शाकाहारी प्राणी कह सकते हैं। मनुष्य है, मनुष्य शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, सब कह सकते हैं। तो भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला हम देखेंगे शाकाहारी। शाकाहारी मतलब क्या होता है? शाकाहारी प्राणी वनस्पतियों का प्रत्यक्ष रूप में भोजन के तौर पर उपयोग करते हैं। जैसे घास खाने वाले, बीज, फल खाने वाले प्राणी जो हैं वो शाकाहारी कहे जाते हैं। मांसाहारी प्राणी जो प्राणी भोजन के लिए अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं उन्हें मांसाहारी यानी अन्य प्राणियों को का मार करके खाते हैं या मरे हुए प्राणियों को खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी प्राणी कहा जाता है। ये प्राणी भी अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर ही निर्भर होते हैं। जैसे शाकाहारी प्राणियों को खाने वाले, कीटकों को खाने वाले जो शाकाहारी प्राणी हैं उनको खाने वाले, तो शाकाहारी प्राणी जो है वो कीटकों के खाने वाले। सर्वभक्षी यानी जो दोनों में रहते हैं। कुछ प्राणी भोजन के लिए वनस्पति और प्राणी दोनों पर निर्भर होते हैं, जैसे बंदर, चिंपांजी, मनुष्य, ये दोनों पर निर्भर रहते हैं। हमने आपने आसपास कुछ देखा है, कुछ सजीव उनके भोजन ग्रहण के साथ साथ पर्यावरण स्वच्छता और संवर्धन का भी कार्य करते हैं। तो इस कार्य के अनुसार उन्हें सफाईकर्ता प्राणी भी और विघटक के रूप में के नाम से भी जाना जाता है। सफाईकर्ता प्राणी कौन है? यह मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लकड़बग्गा, गिद्ध, कौवा। ये मरे हुए प्राणियों का भोजन करके ये सफाई का काम करते हैं। विघटक ये जो है कुछ सूक्ष्म जीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशोषों से तथा कुछ पदार्थों का विघटन कर उनसे अन्न प्राप्त करते हैं और प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया से सूक्ष्म जीवों का पोषण भी होता है। मृतोपजीवी पोषण तो कुछ कीटक एक कोशी सूक्ष्मजीव मृत शरीर से या आसपास के द्रव रूप सेंद्रीय पदार्थों को अवशोषित कर उनका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे ही मृतोपजीवी पोषण कहते हैं, जैसे मकड़ी है, चींटी है, मक्खी है। परजीवी पोषण हमने देखा है या घर में कुत्ता है, गोठ में रहने वाली भैंस, इन प्राणियों के शरीर पे छोटे छोटे प्राणी आप देखे होंगे। हाँ, ये प्राणी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? कुछ प्राणी पेट के अंदर वाले भी होते हैं, जैसे कृमि हम कहते हैं। हाँ, तो ये प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर रहती हैं, वे उनसे ही भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ही प्राणियों का परजीवी पोषण कहते हैं।
अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उनका रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं। बाह्य परजीवी पोषण उन्हें कहा जाता है। जैसे जूं है, जूं शरीर के बाहर से अपना भोजन, किलनी है, खटमल है, ये जो है शरीर के ऊपर से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये दूसरे सजीव के शरीर के ऊपर ही रहते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पट्ट कृमि, गोल कृमि, कृमि ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं और वहीं से वे रक्त द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भोजन का अवशोषण करते हैं। इसी पद्धति को अंतः परजीवी पोषण कहा जाता है। ये प्राणी के अंतः परजीवी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं, वहीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आज का ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।